अच्छा, अब हम नेक्स्ट एमसीक्यू में जाते हैं। हमारा दूसरा सेशन स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो सेकंड सेशन में हमने जो है ना 165 से इंशाल्लाह कोशिश तो करेंगे इसी में हम लोग कवर कर दें। ठीक है, तो हमने ये चीज़ पढ़ ली थी बेसिकली कि व्हेन अ लिक्विड इज फ्लोइंग थ्रू द पाइप द वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड जो होता है वो मैक्सिमम एट द सेंटर और मिनिमम एंड नियर द वॉल्स होता है। ठीक है, अब हम आगे जाते हैं। मेटासेंट्रिक हाइट इज द डिस्टेंस बिटवीन द मेटा सेंटर एंड द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी। ठीक है, तो इसका आंसर है सी हमारा। ठीक है, ये भी हमने कर लिया था। अब हम नीचे जाते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है कि द वेलोसिटी थ्रू द चैनल ऑफ द सर्कुलर सेक्शन विल बी मैक्सिमम व्हेन द डेप्थ ऑफ द वाटर इज 0.81 टाइम्स। ठीक है, ये हमने पढ़ा था इकोनॉमिकल सेक्शन में। ठीक है, मेरे ख्याल में वेलोसिटी, हाँ, ये मैं आपको भी बता देता हूँ। ठीक है, नोट्स में भी दिखा देता हूँ। अच्छा, ये वाला पार्ट है जो हमने किया था, तो इसमें हम थोड़ा सा पुराना भी रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, कि a channel is said to be most economical if it gives maximum discharge for a given cross sectional area and bed slope। ठीक है, इसमें क्या है, it has a minimum wetted perimeter। ठीक है, minimum wetted perimeter, ये हमने अक्सर हम इसको निकालना भूल जाते थे, तो ये चीज़ याद रखना है। it involves lesser excavation of the designed amount of discharge। the following points are worth noting। ठीक है, the most economical section of a rectangular channel is the one which has a hydraulic radius equal to the half the depth of the flow। ठीक है, the most economical section of a trapezoidal channel is the one which has the hydraulic mean depth equal to the half to the depth। ठीक है, the most economical section of a triangular channel is the one which has a sloping sides at the angle of 45 degree the vertical। The discharge through the channel of the rectangular weir is maximum section is maximum when its breadth is twice the depth। ठीक है, the discharge through the channel of the rectangular weir नहीं, ठीक है, ये open channels की बात की जा रही है। ठीक है, the discharge through the trapezoidal no sorry rectangular जो section is maximum when the breadth is twice the depth। ठीक है, when the breadth is twice the depth। ठीक है, the discharge through a channel of a trapezoidal is maximum when the sloping side is equal to the half the width of the top। The discharge through a channel of the circular section is maximum when the depth of the water is equal to 0.95 times the डायमीटर ऑफ द चैनल। ठीक है ना, 0.95 डिस्चार्ज की बात हो रही है सर्कुलर की, और वेलोसिटी थ्रू अ चैनल ऑफ द सर्कुलर सेक्शन इज मैक्सिमम व्हेन द डेप्थ ऑफ द वाटर इज इक्वल टू 0.81 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द 0.81 की बात की जा रही है वेलोसिटी में। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे जाए तो वेलोसिटी थ्रू द चैनल ऑफ सर्कुलर सेक्शन विद द मैक्सिमम is maximum will be maximum when the depth of the water is 0.81 times। अगर ये होता डिस्चार्ज तो हम लिखते 0.91 टाइम्स। ठीक है, जैसे कि अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें क्या लिखे हुए है, द डिस्चार्ज थ्रू अ चैनल ऑफ सर्कुलर सेक्शन इज मैक्सिमम व्हेन द डेप्थ ऑफ वाटर इज इक्वल टू 0.95। बिल्कुल सही है, ये वो डिस्चार्ज की बात है, यहाँ पे आपकी वेलोसिटी की बात की जा रही है। 0.91 नहीं है, 0.95, इसलिए इन लोगों ने ऑप्शन में 0.95 भी लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन वो जो है वो डिस्चार्ज के बारे में बात हो रही थी, अब यहाँ पे वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। सो द वेलोसिटी थ्रू अ चैनल ऑफ द सर्कुलर सेक्शन विल बी मैक्सिमम व्हेन द डेप्थ ऑफ द वाटर इज 0.81 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द सर्कुलर सेक्शन। ठीक है, इसकी जो है ना इसकी ये चीज़ है बेसिकली। ठीक है, अब हम आगे जाते हैं, क्या क्या चीज़ है। इसकी कुछ एक्सप्लेनेशन है, ये आप देख लें, अगर बाद में देख सके, फिलहाल इट्स नॉट दैट काइंड ऑफ इम्पॉर्टेंट, तो इसको हमने इसलिए इग्नोर की है। ठीक है, तो आगे हम जाते हैं 168 पे कि रिजल्टेंट प्रेशर ऑफ द लिक्विड इन द केस ऑफ द इमर्स्ड बॉडी एक्ट्स थ्रू द सेंटर ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर इसका आंसर है। ठीक है, अच्छा अच्छा, द रिजल्टेंट प्रेशर, जाहिर बात है। ठीक है, मैंने सही क्वेश्चन पढ़ा नहीं। रिजल्टेंट प्रेशर ऑफ द लिक्विड इन द केस ऑफ द इमर्स्ड बॉडी एक्ट्स थ्रू द सेंटर ऑफ प्रेशर। रिजल्टेंट प्रेशर की बात हो रही है तो सेंटर ऑफ प्रेशर के पे होगी। ठीक है, रिजल्टेंट प्रेशर ऑफ द लिक्विड इन द केस ऑफ द इमर्स्ड बॉडी एक्ट्स थ्रू द सेंटर ऑफ प्रेशर। ठीक है, सेंटर ऑफ प्रेशर की एक्सप्लेनेशन क्या है कि द सेंटर ऑफ द प्रेशर इज द पॉइंट ऑफ द एप्लीकेशन of the resultant total pressure force on the surface। It can be found by applying the principle of the moment। This is the sum of the moments of the resultant force about an axis is equal to the sum of moments the component the component force about this अच्छा जो भी है। ठीक है, according to Pascal's law the pressure or intensity
ठीक है, the pressure or the intensity of pressure at the point in a static fluid is equal in all directions for a plane surface of arbitrary shape immersed in a liquid is such that the plane of the surface makes an angle this with the surface. ठीक है चट अच्छा ये आपको समझ आ गई है। ठीक है, हम आगे जाते हैं। इसका फॉर्मूला वही वो आई क्यू साइन स्क्वायर थीटा जो भी है। ठीक है, अच्छा फ्लूइड इज सेड टू बी ideal if it is incompressible viscous and incompressible inviscous and compressible या फिर inviscous and incompressible। ठीक है, a fluid is said to be ideal if it is inviscous। ठीक है, inviscous और incompressible। ठीक है, a fluid is said to be ideal if it is inviscous and incompressible। A fluid is said to be ideal if it is inviscous and incompressible। ठीक है, अब हम आगे जाते हैं। इन डिप्रेस में क्या चीज़ होता है कि डिप्रेस में मैंने पहले ही आपको कहा था नोट्स के मुताबिक कि जो आपका नैप होता है उसके नीचे आपका नेगेटिव प्रेशर होता है, इसलिए हमने कहा था नेगेटिव है, मतलब नेगेटिव फीलिंग दिलाएगा तो इसलिए वो डिप्रेस्ड हो गया। ठीक है, हमने कहा था अगर नीचे उसका एटमोस्फेरिक प्रेशर हो तो हम कहेंगे कि यार ये तो फ्री नैप है। अगर ये इसके नीचे नेगेटिव प्रेशर हो तो हम कहेंगे कि इसके नोट्स में भी हम देख लेते हैं अभी। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एग्जिस्ट बीनीथ द नैप इट इज देन कॉल्ड अ फ्री नैप। ठीक है, अगर अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो तो हम कहेंगे यार ये तो ना फ्री नैप है। इफ द प्रेशर बिलो द नैप इज नेगेटिव इट इज देन कॉल्ड अ डिप्रेस्ड नैप। समटाइम्स नो एयर इज लेफ्ट बिलो द वाटर एंड द नैप एडायर्स। जब एडायर करता है और क्लिंग्स टू द डाउनस्ट्रीम साइड ऑफ द वियर सच अ नैप इज कॉल्ड क्लिंजिंग और एडायरिंग नैप। ठीक है, अब हम आते हैं वापस अपने एम सी क्यूज़ पे। ठीक है, एम सी क्यूज़ क्या कहता है कि द इन अ डिप्रेस नैप द प्रेशर बिलो द नैप इज नेगेटिव, इसका आंसर है। ठीक है, तो इसका आंसर है बी। इन अ डिप्रेस नैप द प्रेशर बिलो द नैप इज नेगेटिव। ठीक है, अब हम आगे जाते हैं। आगे क्या है बेसिकली। ठीक है, द वैल्यू ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ द कंप्रेसिबिलिटी फॉर वाटर एट ऑर्डिनरी प्रेशर एंड टेम्परेचर इज इक्वल टू, इसका जो आंसर है वो है डी 21,000। अच्छा, इसका जो आंसर है वो है डी। और वो क्यों है, क्योंकि compressibility is the ratio of the compressive stress to the volumetric strain and the reciprocal to the bulk modulus of the elasticity। मतलब ये है it and it अच्छा, इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ द बल्क मॉडुलस ऑफ द इलास्टिसिटी। मतलब कि बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ लिक्विड जो है ना, वो उसका अगर आप रेसिप्रोकल ले लेना तो आपके पास क्या आता है, आपके पास कंप्रेसिबिलिटी आता है। ठीक है, कि कंप्रेसिबिलिटी चीज़ है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो है ना कि compressibility factor defines the amount of the increase or decrease in the pressure or volume with the increase और डिक्रीज इन द वॉल्यूम और प्रेशर। यही बात कि आप जब प्रेशर इंक्रीज और डिक्रीज करते हो आपको वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट आता है, ये चीज़ है बेसिकली। एक्सप्लेनेशन क्या है कि कोफिशिएंट ऑफ द वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द यूनिट चेंज पर यूनिट इंक्रीज इन इफेक्टिव स्ट्रेस। अगर आपको याद हो वहाँ पे आपने क्या किया था मॉडुलस वाले चीज़ में कि आपने चेंज इन प्रेशर लिया था डिवाइडेड बाय चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय द इनिशियल वॉल्यूम। ठीक है, अगर आपको एमसीक्यू याद हो। ठीक है, उसमें क्या किया था हमने, मॉडुलस था शायद वो। ठीक है, वो क्या चीज़ थी बेसिकली, वो थी हमारे पास bulk modulus of elasticity of fluid। bulk modulus of elasticity of water और fluid। ठीक है, of fluid। उसका क्या सीन था, उसका ये था कि बिल्कुल सही जो मैंने बोला है आपको। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला है वो ये है कि change in P divided by change in V divided by the initial volume। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला है बेसिकली। ठीक है, अब हम ये चेक करते हैं कि कंप्रेसिबिलिटी का जो यूनिट है वो क्या है। ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी का जो यूनिट है वो है मीटर स्क्वायर पर किलो न्यूटन। ठीक है,
और जो है ना, ठीक है, इट इज़ द इनवर्स ऑफ द स्ट्रेस यूनिट। ठीक है, ज़ाहिर बात है, जो आपका स्ट्रेस होता है वो होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, ये है मीटर स्क्वायर पर न्यूटन। ठीक है, और पर किलो न्यूटन पे ये अक्सर वो होता है, क्योंकि शायद उसकी जो वो है वो, अच्छा ठीक है। So from the formula it is clear that the coefficient of the volume compressibility is inversely proportional to stress. So it has a unit of this। ठीक है, ठीक है, और ये चीज़ हो गई, हमने ये भी पढ़ लिया। अब क्या लिखा, द फॉलोइंग फैक्टर्स कैन बी कंक्लूडेड फ्रॉम द अबव इक्वेशन, द सेंटर ऑफ द क्वेश्चन लाइज अबव। ये तो ऊपर वाली एक्सप्लेनेशन है बेसिकली, और छोड़ो इसको। और ये नेव वाली एक्सप्लेनेशन ये है कि समटाइम्स द एयर इज नॉट फुली ventilated but it is partially ventilated as shown in the figure। ठीक है, the pressure below the nap is negative, it is called a depressed nap। डायरिंग भी वही चीज़ बताई है कि क्या चीज़ है बेसिकली। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो 2100। वैल्यू ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ द कंप्रेसिबिलिटी फॉर वाटर एट ऑर्डिनरी प्रेशर एंड टेम्परेचर इन केजी पर सेंटीमीटर इज इक्वल टू 21,000। इसका आंसर है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एमसीक्यू में जाते हैं, जो कि है इन वन डायमेंशनल फ्लो द फ्लो इज, अच्छा इसमें ये भी हमारे उसमें है, क्या कहते हैं, हमारे नोट्स में, कि इन वन डायमेंशनल फ्लो द फ्लो टेक्स प्लेस इन स्ट्रेट लाइन, वेयर एज इन टू डायमेंशनल फ्लो द फ्लो इज कर्व। और जो वो उसमें था उसमें स्पेस है। ठीक है, थर्ड वाले में जो थ्री डायमेंशनल है। वही बात कि इसके, मैंने आपको कहा था ना कि इसके जो एक्सप्लेनेशन है वो यहाँ पे है हमारे नोट्स में। ठीक है, तो इसमें क्या है कि वन डायमेंशनल फ्लो का क्या है, अ फ्लो इन विच द स्ट्रीमलाइन ऑफ इट्स मूविंग पार्टिकल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड वन डायमेंशनल फ्लो। टू डायमेंशनल फ्लो का क्या है, फ्लो इन विच द स्ट्रीमलाइंस ऑफ द मूविंग पार्टिकल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय अ कर्व। और थ्री डायमेंशनल फ्लो का क्या है, फ्लो इन विच द स्ट्रीमलाइंस ऑफ द मूविंग पार्टिकल्स are represented in space along the three mutual perpendicular direction is called a three-dimensional flow। ठीक है, इसमें क्या है कि वन डायमेंशनल की बात हो रही है कि इन वन डायमेंशनल फ्लो द फ्लो टेक्स प्लेस इन स्ट्रेट लाइन। आंसर है इसका। ठीक है, वन डायमेंशनल फ्लो क्या है, इट इज़ द फ्लो वेयर ऑल द फ्लो पैरामीटर्स may be expressed as a function of the time and one space coordinate only, x coordinate अगर तुझे याद हो लिखा हुआ भी था एक जगह पे। The single space coordinate is usually the distance measured along the center line, not necessarily straight, in which the fluid is moving. For example, the flow in a pipe is considered one-dimensional when the variation of the pressure and velocity occur along the length of the pipe, but any variation over the cross section is assumed to be negligible। ठीक है, और आगे क्या आता है, टू अवॉइड evaporation in the pipeline over the ridge is laid such that it is not more than। ठीक है, इसका आंसर है बी 6.4 मीटर अबव द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। ठीक है, मैं आपको फिर बता देता हूँ कि टू अवॉइड vaporization in the pipeline over the ridge is laid such that it is not more than 6.4 meter above the hydraulic gradient। ठीक है, to avoid the vaporization in the pipeline over the ridge is laid such that it is not more than 6.4 millimeter on a 6.4 meter above the hydraulic gradient। To avoid vaporization in the pipeline is laid over the ridge such that it is not more than 6.4 meter above the hydraulic gradient। ठीक है, इससे एक्सप्लेनेशन क्या है, एक्सप्लेनेशन हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन जो है ना, बेसिकली इट इज डिफाइंड एज द लाइन विच गिव्स द सम ऑफ प्रेशर हेड एंड द डेटम विच इज द पोटेंशियल हेड। ठीक है, हाइड्रोलिक gradient line lies above the total energy line with the difference of velocity head v square divided by 2g। इसमें इसकी एक्सप्लेनेशन वही हमें पता ही है। In order to avoid vaporization in the pipeline over the ridge is laid such that it is not more than 6.4 मीटर above the gradient line। ठीक है, ये इसकी एक्सप्लेनेशन है थोड़ी बहुत। ठीक है, अब हम नीचे आते हैं। द लॉस ऑफ द हेड एट द एग्जिट ऑफ द पाइप इज, लॉस ऑफ द हेड अगर हमें याद हो हमारे क्या कहते हैं नोट्स में, उसमें जो आपका एंट्रेंस था उस पे आपका था
0.5 वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई टू जी, लेकिन ये हमारे एग्जिट पे कितना लॉस होता है एट एग्जिट ऑफ द पाइप। एग्जिट पे आपका क्या है, फुल है, वो के है वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई टू जी। अच्छा, इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो यहाँ पे है, हमारे नोट्स पे भी है कि लॉस ऑफ द हेड एट इंट्रेंस, मैंने अब कहा था कि हाफ वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई टू जी है, और लॉस ऑफ द हेड एट आउटलेट क्या है आपका, बेसिकली आपका फुल होगा वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई टू जी। ठीक है, तो ये वही एमसीक्यू है कि द लॉस ऑफ द हेड एट एग्जिट ऑफ द पाइप इज, ठीक है, इसका आंसर है वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई टू जी। अगर ये इंट्रेंस होता हम इसको लिखते 0.5 वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई टू जी। अच्छा, ये वैसे इसकी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है कि आपको पता है कि ये एक माइनर लॉस है। जो मेन हमारा लॉस होता है वो एफ एल वी के, जो कि हमारा फ्रिक्शन लॉस होता है एफ एल वी के डिवाइडेड बाई टू जी डी है मेजर लॉस। मैटर सेंटर इज द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ, ठीक है, इसका आंसर है बी, बियॉन्ड फोर्स एंड द सेंटर ऑफ द सेंटर लाइन ऑफ द बॉडी। ठीक है, मैटर सेंटर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ beyond force and the center line of the body. Matter center is the point of the intersection of beyond force and the center line of the body. Matter center is the center of intersection of, sorry, matter center is the point of the intersection of beyond force and the center of the line. Matter center is the point of the intersection of beyond force and the center of the line. Matter center is the point of intersection of beyond force and the center of the line. इसकी explanation ये है कि the matter center, the point M which the line of the action of the new beyond force intersect the original vertical through the CG of the body is called the meta center. It is the, यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल है कि वहाँ पे ज़्यादा अच्छा था। It is the point about which the floating body starts oscillating when given a small angular displacement. ठीक है, अब ये वही वाली बात है जो मैं आपको पहले की थी कि आप जो है ना स्टेबल इक्विलिब्रियम अनस्टेबल, वो सबसे बेस्ट जो है वो हमारे नोट्स में लिखे हुए हैं, वही हम फॉलो करेंगे। ठीक है, इग्नोर दिस, इसके हम इसको इग्नोर करेंगे। ठीक है, अच्छा, आगे क्या लिखा हुआ है कि द इमेजिनरी लाइन ड्रॉन इन द फ्लूइड in, is such a way that tangent to an any point gives the direction of the motion at that point is known as an imaginary line drawn in the fluid such is such in such a way, ठीक है, imaginary line drawn in the fluid in such a way that the tangent to any point gives the direction of the motion at that point is known as, इसका आंसर है बी, स्ट्रीम लाइन। ठीक है, ठीक है, an imaginary line drawn in the fluid in such a way that the tangent to any point gives the direction of the motion at that point is known as the streamline. ठीक है, फिर से बताता हूँ, the imaginary line drawn in the fluid is in such a way that the tangent to any point gives the direction of the motion at that point is known as the streamline. The imaginary line drawn in the fluid in such a way that the tangent to any point gives the direction of the motion at that point is known as streamline. इसकी explanation क्या है कि streamlines are a family of the curves that instantaneously tangent to the velocity vector of the flow. These show the direction in which the mass led fluid element will travel at any point in time. ठीक है, स्ट्रीक, अच्छा, ये तो स्ट्रीम लाइंस की बात है, अब स्ट्रीक लाइंस की बात है। स्ट्रीक लाइंस आर द लोकी ऑफ points of all the fluid particles that have passed continuously through the particular special point in the past. Dye steadily injected into the fluid at a fixed point extends along the streak line. ठीक है, इसका मतलब ये कि बेसिकली आप डाई वगैरह पाथ, अच्छा, पाथ लाइन्स क्या है, पाथ लाइन्स आर द ट्रेजेक्टरीज दैट इंडिविजुअल फ्लूइड पार्टिकल्स फॉलो। याद रखो, पाथ लाइन क्या है कि पाथ लाइन्स आर द ट्रेजेक्टरीज दैट द इंडिविजुअल फ्लूइड particles follow. This can be thought of as recording the path of the fluid element in the flow over a certain period of time. ठीक है, the direction the part takes will be determined by the streamlines of the fluid at each moment in the time. ठीक है, the direction the part takes will be determined by the streamlines of the fluid at each moment in time. तो ये देखें आप,
एक आपका स्ट्रीम लाइन हो गया, एक आपका पाथ लाइन हो गया और एक आपका स्ट्रीक लाइन हो गया। ठीक है, फिर से मैं बताता हूँ, स्ट्रीम लाइंस आर अ फैमिली ऑफ द कर्व दैट आर इंस्टेंटेनियसली टेंजेंट टू द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द फ्लो। These show the direction in which the mass-led fluid element will travel at any point. ठीक है, so the imaginary line drawn in the fluid in such a way that the tangent to any point gives the direction of the motion at that point is known as streamline। ठीक है, पाथ लाइन इंडिविजुअल उसको बताता है। ठीक है, पाथ लाइन्स क्या था, पाथ लाइन्स आर द ट्रेजेक्टरी दैट are the trajectories that individual fluid particles follow. These can be thought as recording the path of the fluid element in the flow over a certain period of time। ठीक है, तो हम आगे जाते हैं। An open vessel of water is accelerated up an inclined plane. The free water surface will। ठीक है, इसका आंसर क्या है, an open vessel of water is accelerated up an inclined plane। The free water surface will make an angle in opposite direction to the inclination of the inclined plane। ठीक है, मैं फिर से आपको बताता हूँ, an open vessel of the water is accelerated up an inclined plane। The free water surface will make an angle in opposite direction to the inclination of the inclined plane। ठीक है, फिर से बताता हूँ, an open vessel an open an open vessel of water is accelerated up an inclined plane। The free water surface will, C answer इसका, make an angle in opposite direction to the inclination of the inclined plane। ठीक है, इसकी explanation क्या है, if the vessel is kept stationary on the inclined plane then the water surface will be horizontal and parallel to the ground, not the plane, and now if it is moved up with an acceleration then the water will experience a pseudo force in the backward direction, hence the water surface will tilt backwards and hence will make an opposite angle with the ground। ठीक है, 178 क्या है, the discharge over a rectangular notch is directly proportional to h3/2 इसका आंसर है। ठीक है, the discharge over a rectangular notch is directly proportional to h3/2। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसका इसका वो क्या है एक्सप्लेनेशन, कि weir or notch is a physical structure of the masonry constructed across the channel where to calculate the discharge of the channel section। इसमें याद रखो, नॉच छोटे में होता है, it is usually made of steel, but where are the stock masonry concrete structure, permanent structures। ठीक है, अब ये रेक्टेंगुलर नॉच का फार्मूला है, इधर लिखा हुआ है 2/3 इंटू सी डी इंटू एल इंटू √2g इंटू h3/2। ठीक है, where Q is the discharge fluid, CD is the coefficient of the discharge and H is the height of the water above the notch। अब हम ऊपर वाले एमसीक्यू फिर से एक बार रिपीट करते कि ये मुझे थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, आने आने के चांसेस हैं इसके। An open vessel of the water is accelerated up an inclined plane। The free water surface will make an angle in opposite direction to the inclination of the inclined plane। कौन सा नीचे हमने पढ़ लिया, हम आगे जाते हैं। The flow in which each liquid particle has a definite path and their paths don't cross each other is called a स्ट्रीमलाइन फ्लो। याद रखो, ठीक है, स्ट्रीमलाइन फ्लो का यही डिफिनेशन है। ठीक है, ये हम आपको बड़ी अच्छे एक्सप्लेनेशन में बता भी देंगे। ये कि स्ट्रीमलाइन फ्लो बेसिकली क्या चीज़ है, वो है कि द फ्लो इन विच लिक्विड पार्टिकल हैज़ अ डेफिनेट पाथ एंड देयर paths don't cross each other is called a streamline flow। और ये अगर आपस में पास हो रहे हो तो वो टर्बुलेंट होता है, टर्बुलेंट फ्लो होता है। ठीक है, क्योंकि ये लिखा हुआ है कि द फ्लो इन विच ईच लिक्विड पार्टिकल हैज अ डेफिनेट पाथ एंड देयर पाथ्स डोंट क्रॉस ईच अदर इज कॉल्ड अ स्ट्रीमलाइन फ्लो। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, इसकी एक्सप्लेनेशन है कि स्ट्रीमलाइन फ्लो अ फ्लो in which liquid particle has a definite path and their paths don't cross each other is called a streamline flow। In streamline flow, the flow can be represented by a streamline pattern defined with the Eolian description of the flow field। ठीक है, these streamlines are drawn such that at an instant in time the tangent to the streamline at any point
in space is aligned with the velocity vector at the point. Steady flow क्या चीज़ है? A flow in which the velocity of the fluid at a particular fixed point does not change with the time. ठीक है, is called steady flow. Uniform flow, the flow of the fluid in which each particle move along its line of flow with constant speed, in which the cross section of each stream tube remains unchanged is known as the uniform flow. आपको कहा था मैंने स्टेडी की बात आप करोगे तो आप क्यू को लेंगे मेंशन करेंगे, और अगर यूनिफॉर्म के हो आप वेलोसिटी चेक करोगे फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. अब इसी एक्सप्लेनेशन में आगे हम टर्बुलेंट फ्लो जो इसका अपोजिट है स्ट्रीमलाइन फ्लो का, वो हम पढ़ते हैं कि इसकी डिफिनीशन क्या है. टर्बुलेंट फ्लो tends to occur when there is an intermixing of fluid between the fluid layers. It is characterized by random and rapid fluctuations of swirling regions of fluid called eddies throughout the flow. These fluctuations provide an additional mechanism for momentum of energy. और मोमेंटम एंड एनर्जी ट्रांसफ़र. ठीक है, इसका जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसका. ठीक है, वो क्या है कि स्टडी यूनिफॉर्म फ्लो क्या होती है? फ्लो एट अ कांस्टेंट रेट थ्रू अ डक्ट ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन. ये इसमें बहुत प्यारा बताया हुआ है. ये इसमें आपके 3-4 कवर हो जाते हैं, वही वाली बात है, लेकिन थोड़ा सा इसमें रटी वाली चीज़ आई हुई है कि स्टडी और यूनिफॉर्म फ्लो क्या होता है. मैं पहले अगर आपसे पूछूं क्या होता है स्टडी, अगर है तो आपको पता है कि इसका जो है ना इसका फ्लो सेम रहेगा. यूनिफॉर्म क्या है? वेलोसिटी सेम रहेगी. तो इसका एक्सप्लेनेशन ये कि फ्लो एट अ कांस्टेंट रेट थ्रू अ डक्ट ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया. ठीक है, क्योंकि यूनिट क्रॉस सेक्शन सॉरी यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया. ठीक है, फ्लो एट अ कांस्टेंट रेट थ्रू अ डक्ट ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन. ठीक है, वो इसलिए क्योंकि यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन होगा तो यूनिफॉर्म फ्लो होगी. ठीक है, द रीजन क्लोज टू द वॉल डक्ट इज नियर इज. अच्छा, स्टेडी और नॉन यूनिफॉर्म फ्लो में क्या चीज़ है कि फ्लो एट अ कांस्टेंट रेट. ठीक है, फ्लो एट अ कांस्टेंट रेट मतलब कि आपका स्टेडी हो गया थ्रू अ डक्ट ऑफ द नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन. ठीक है, आपका एरिया चेंज हो रहा है, आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, मतलब ये है कि आपका नॉन यूनिफॉर्म हो गया. ठीक है, अब ये क्या लिख गया? अनस्टेडी और अनयूनिफॉर्म फ्लो, नहीं सॉरी, अनस्टेडी यूनिफॉर्म फ्लो. अनस्टेडी यूनिफॉर्म फ्लो में आपका बेसिकली क्या है कि आपका फ्लो तो सेम रहेगा लेकिन आपका एरिया चेंज हो रहा होगा. जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि नहीं सॉरी, आपका फ्लो डिफरेंट है और आपका जो एरिया है ना वो सेम है. जैसे फ्लो एट वेरिंग रेट्स. ठीक है, अच्छा इसका मतलब ये है कि आपका देखो ना सामने लिखा हुआ है कि फ्लो एट वेरिंग रेट्स, आपका रेट चेंज हो रहा है फ्लो का. ठीक है, तो आपका फ्लो बेसिकली चेंज हो रहा है रेट के साथ. तो फ्लो एट वेरिंग रेट्स थ्रू अ लॉन्ग स्ट्रेट पाइप ऑफ अ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन. आपका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, आप यूनिफॉर्म फ्लो में हो, लेकिन आपका वेरिंग फ्लो रेट है तो उसकी वजह से आपका अनस्टेडी है. ठीक है, अब हम लास्ट में आते हैं अनस्टेडी नॉन यूनिफॉर्म. इसमें क्या फ्लो एट वेरिंग रेट्स थ्रू अ डक्ट ऑफ अ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया. ठीक है, अब हम आगे जाते हैं. ठीक है, आगे क्या है बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत प्यारे तरीके से समझाया हुआ है इसने. अच्छा, नेक्स्ट हम जाते हैं. देखिए ये क्या है? द मैग्नीट्यूड ऑफ द वाटर हैमर डिपेंड्स अपॉन. इसका ए है इलास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ द पाइप मटेरियल, बी है इलास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग थ्रू द पाइप, और सी है स्पीड एट विच द वॉल इज क्लोज. अब ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि कुछ इसकी प्रॉपर्टीज पाइप क्या आ रही है इसमें, इलास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ द पाइप. ठीक है, आपका जो है इलास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ द लिक्विड हो गया, और एक आपका स्पीड एट विच द वॉल इज क्लोज. तो मतलब ये ऑल ऑफ द अबव है. फिर से मैं बताता हूँ आपको. द मैग्नीट्यूड ऑफ द वाटर हैमर डिपेंड्स अपॉन. इसमें ऑल ऑफ द अबव है इलास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ द पाइप मटेरियल, इलास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ द लिक्विड पाइप एट विच द वॉल इज क्लोज, एंड इसका सारा है ऑल ऑफ द अबव. ठीक है, द फ्लूइड फोर्स इज कंसिडर्ड एज द नेवियर स्टोक्स इक्वेशन आर. ठीक है, इसका आंसर है ए, ग्रेविटी, प्रेशर एंड विस्कस. ठीक है, इसका क्या है कि forces the fluid forces considered in the Navier-Stokes equation are. इसका आंसर है ग्रेविटी, प्रेशर एंड विस्कस. ठीक है, अब ये बेसिकली इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? नेवियर स्टोक्स इक्वेशन, अच्छा ये स्टोक्स नहीं है स्ट्रोक्स है. ठीक है, ठीक है, नेवियर स्टोक्स equation describes the motion of the viscous fluid substances. These balance equations arise from applying the Newton's second law to fluid motion. To अच्छा, these balance equation arise from
Apply Newton's second law to fluid motion together with the assumption that the stress in the fluid is the sum of the diffusing viscous term proportional to the gradient of the velocity and a pressure term, hence describing the viscous flow. मतलब ये है कि आपके ये जो नेवियर स्टोक्स इक्वेशन है इसमें आपकी तीन चीज़ें डिस्कस हो रही हैं, ठीक है, ग्रेविटी, विस्कस और प्रेशर, ठीक है, ग्रेविटी, प्रेशर एंड विस्कस, ठीक है। द फ्लूइड फोर्सेस कंसिडर्ड इन द नेवियर स्टोक्स इक्वेशन आर ग्रेविटी, प्रेशर एंड विस्कस, ठीक है, gravity, pressure and viscous. When the venturometer is inclined, then for the given flow it will show, ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये आपको रटा मारना है इसका, ठीक है। इसका आंसर है सेम रीडिंग, ठीक है। when the venturometer is inclined, then for the given flow it will show the same reading. When the venturometer is inclined, then for the same flow it will show the same reading. When the venturometer is inclined, then for the given flow it will show the same reading. When the venturometer is inclined, then for the given flow it will show dash reading, same reading, ठीक है। inclined में भी वही आती है, ठीक है। इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो ये है कि विंचरोमीटर इज अ डिवाइस यूज फॉर द मेजरिंग द रेट ऑफ फ्लो ऑफ द फ्लूइड of a liquid flowing through the pipe. The venturometer always have a smaller convergent portion and larger divergent portion. This is done to ensure the rapid converging passage and a gradual diverging passage in the direction of the flow to avoid the loss of the energy due to the separation. In the course of the flow through the converging part, the velocity increases in the direction of the flow according to the principle of continuity, while the pressure decreases according to the Bernoulli equation. अच्छा, ज़ाहिर बात है जब प्रेशर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, कन्वर्जेंस सेक्शन में, ठीक है। द वेलोसिटी रीचेज इट्स मैक्सिमम वैल्यू एंड प्रेशर रीचेज इट्स मिनिमम वैल्यू एट द थ्रोट, ठीक है। आगे इसके बारे में क्या एक्सप्लेनेशन है कि subsequently a decrease in the velocity and an increase in the pressure takes place in the course of the flow through the divergent part। अच्छा, इधर ऑल दो यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, सॉरी प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, ठीक है, लेकिन आपको पता है कि एमसीक्यूज एग्जामिनेटर में जो आ रहे हैं वो आपने देख लिए थे खुद ही कि डाइवर्जेंट पोजीशन में आप जो एग्जामिनेटर में होगा वही डालोगे कि डिक्रीज ही आप लिखोगे, ठीक है। तो आपको कॉन्सेप्ट मिल गया है कि आप सही थे, मतलब ठीक है कि आप, लेकिन आपको याद रखना है कि डाइवर्जेंट पोजीशन में एक एग्जामिनेटर के मुताबिक आपका प्रेशर वेलोसिटी दोनों डिक्रीज हो रहा है। एक्चुअली ज़ाहिर बात है अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है तो आपका प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, ये आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमें एग्जामिनेटर के आंसर्स लिखने हैं तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये आप इग्नोर कर सकते थे। when meter is inclined, then also it shows the same readings. Inclination doesn't affect any effect on the reading, जबरदस्त, ठीक है। इसका आपको कंफर्म हो गया है कि आप कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट वाइज भी सही है, ठीक है, कि when venturometer is inclined, then it shows the same readings. Inclination doesn't cause any effect on the readings, ठीक है। मैं फिर से आपको बताता हूँ इसके एमसीक्यू क्या था कि when the venturometer is inclined, then for the given flow it will show dash reading, same reading। इंक्लिनेशन का कोई इफेक्ट नहीं है इस पर, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं 183 पे। कैविटेशन इज कॉज्ड बाय, इसका आंसर है लो प्रेशर, ठीक है। जहाँ पे आपका लो प्रेशर होगा वहाँ पे आपके बबल्स टाइप होंगे और आपके जो है ना आपकी कैविटेशन कॉज होगी, ठीक है। कैविटेशन इज कॉज बाय लो प्रेशर, याद रखो, ठीक है। कैविटेशन इज कॉज बाय लो प्रेशर। इसमें काफ़ी एमसीक्यू है इस तरह जो आपके जहन में आ सकते हैं कि यार ये हो सकता है, जैसे हाई वेलोसिटी या हाई प्रेशर है, वीक मटेरियल है, लेकिन नहीं, cavitation is caused by low pressure, 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 ठीक है। अच्छा, इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है कि it is the formation of the gas bubbles of the flowing liquid in a region where the pressure of the liquid falls below its vapor pressure, वही बात, ठीक है। this is which is the low pressure, this is मतलब I डॉट ई, इसका क्या आ रहा है, लो प्रेशर, ठीक है। इट इज द फिनोमेना ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द वेपर बबल्स ऑफ अ flowing liquid, ठीक है, of a flowing liquid in the region where the pressure of the liquid falls below the वेपर प्रेशर। याद रखो वेपर प्रेशर से बिलो जब जाएगा प्रेशर
तो तब जाके आपका ना ये कैविटेशन होगी या वाटर बबल्स फॉर्म होंगे और लॉसेस होंगे, ठीक, बिलो द वेपर प्रेशर ऑफ द फ्लूइड एंड सडन कोलैप्स ऑफ दीज बबल्स इन द रीजन ऑफ द हायर प्रेशर, ठीक है। इन सेंट्रीफ्यूजल पंप्स कैविटेशन में अकर एट द इनलेट ऑफ द एम्पेलर, ठीक है। बस ये याद रखो कि एक तो सेंट्रीफ्यूजल पंप्स था, एक रिएक्शन टरबाइंस था या जो भी था, ठीक है। तो इन दोनों जगह पे ना आपका वो कैविटेशन फिनोमेना काफ़ी ज़्यादा होता है, हमने पीछे एमसीक्यू में पढ़ा था, ठीक है। तो ये इनलेट में होता है, अच्छा यहाँ पे हो रहा है हेंस। अच्छा, इसकी अगर एक्सप्लेनेशन आप कंफ्यूज होना चाहते हैं या तो मैं आपको बता देता हूँ। It is a phenomenon of the formation of the vapor bubbles of a flowing liquid in the region where the pressure of the liquid falls below the vapor pressure of the fluid and the sudden collapse of these bubbles in the region of the higher pressure। यहाँ तक तो हमारा हो गया। आगे आप इसने सेंट्रीफ्यूजल की बात जो की है वहाँ पे कंफ्यूजन है। वैसे कंफ्यूजिंग है लेकिन ज़रूरत नहीं कि आप इसको पढ़ें, जस्ट फॉर एक्स्ट्रा हो सकते हैं सेंट्रीफ्यूजल को एमसीक्यू आ जाए। तो सेंट्रीफ्यूजल पंप्स के रोटेशन में अकर एट द इनलेट ऑफ द इम्पेलर ऑफ द पंप or at the suction side of the pumps where the pressure is considerably reduced. Hence, if the pressure at the suction of the suction side of the pump drops below the vapor pressure of the liquid, then cavitation में आता है, ठीक है। याद आई बात के वेपर प्रेशर जो है ना उसके नीचे जब जाता है प्रेशर तो आपका कैविटेशन कॉज होता है, ठीक है। और ये सेंट्रीफ्यूजल पंप्स और रिएक्शन पंप्स में होता है बेसिकली, ठीक है, या टरबाइन है या वो जो भी है, ठीक है। अच्छा, ठीक है। अब हम आगे जाते हैं। अ वर्टिकल वॉल इज सब्जेक्टेड टू द प्रेशर ड्यू टू द वन काइंड ऑफ द लिक्विड ऑन one of its sides. The total pressure on the wall acts, इसका आंसर है, अच्छा, vertical wall is subjected to a pressure due to the one kind of the liquid on one of its sides. The total pressure on the wall acts at the distance dash from the liquid surface। इसका आंसर है सी, 2h/3, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे सिंपल बात है, अगर आपका ये लिखा हुआ है ना द टोटल प्रेशर ऑन द वॉल एक्ट्स एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द लिक्विड सरफेस से ऊपर से नीचे तक हमने देखा था कि उसका जो आंसर है वो 2h/3 है, लेकिन अगर वो बॉटम से गए तो इसका आंसर h/3 है। ये हम 184 के एमसीक्यू में यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रेशर एट द टॉप ऑफ द वॉल इक्वल्स टू 0, प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द वॉल इज रो जी एच, टोटल रिजल्टेड प्रेशर इज रो, ये चीज़ है। The resultant pressure will act through the centroid of the pressure diagram. This is at h/3 from the base of the wall. Hence, it acts at 2h3/3 2h/3 2h/3 from the free surface of the wall। ठीक है, तो आपको समझ आएगी फ्री सरफेस से बात हो रही है जो 2h/3 है, अगर बॉटम से बात हो रही है तो h/3, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कि वर्टिकल एमसीक्यू बता देता हूँ आपको कि वर्टिकल वॉल इज सब्जेक्टेड to a pressure due to the one kind of the liquid on one of its sides. The total pressure on the wall acts at the distance dash from the liquid surface। तो इसका आंसर होगा from the liquid surface means from the free surface, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि from 2h/3 आंसर है इसका, ठीक है। अब नीचे क्या है इसके एमसीक्यूज। एन आइडियल फ्लो ऑफ एनी फ्लूइड मस्ट बी फुलफिलिंग द फॉलोइंग, ठीक है। इसका आंसर है डी, कंटिन्यूटी इक्वेशन, ठीक है। इवन आइडियल फ्लो शुड बी फॉलोइंग द कंटिन्यूटी इक्वेशन, इसका मतलब ये है, ठीक है। मैं आपको ये पढ़ के सुना देता हूँ फिर से कि एन आइडियल फ्लो ऑफ एनी फ्लूइड मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग, ठीक है। इसका आंसर है कंटिन्यूटी इक्वेशन। एन आइडियल फ्लो of any fluid must fulfill the following continuity equation, ठीक है। an ideal flow of any fluid must fulfill the continuity equation and an ideal flow of any fluid must fulfill the
continuity equation. An ideal flow of any fluid must fulfill the continuity equation. An ideal flow of any fluid must fulfill the continuity equation. अब इसमें जो है basically इस चीज़ का नेशन क्या है कि a fluid which is incompressible and is having no viscosity is known as the ideal fluid. ये हमने काफ़ी बार पढ़ चुके हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि जो ideal fluid है उसमें उसमें incompressible fluid होती है और वो इनविस्कस होता है, ठीक है, नो विस्कस होता है, ठीक है, नॉन विस्कस होता है। तो फिर से बता देता हूँ कि आइडियल फ्लूइड कौन सा होता है, फ्लूइड विच इज इनकम्प्रेसिबल एंड इज हैविंग नो विस्कोसिटी इज नोन एज द आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड इज ओनली एन इमेजिनरी fluid as all the fluids which exist have some viscosity, ठीक है, hence a fluid which has a constant density and has zero viscosity is known as ideal fluid, ठीक है। आइडियल फ्लूइड्स ओबे द फॉलोइंग टू इक्वेशंस, ठीक है, एक बर्नौली इक्वेशन भी फॉलो करता है और कंटिन्यूटी इक्वेशन भी फॉलो करता है, ठीक है। आइडियल फ्लूइड ओबेज द फॉलोइंग टू इक्वेशंस, इसमें बर्नौली इक्वेशन भी आता है और इसमें कंटिन्यूटी इक्वेशन भी आता है। याद रखें कि एमसीक्यू है उसमें बर्नौली इक्वेशन नहीं है, उसमें कंटिन्यूटी इक्वेशन है, लेकिन अगर बर्नौली इक्वेशन भी आए तो वो भी आप टिक कर सकते हैं आइडियल इक्वेशन में, ठीक है, आइडियल फ्लो में, सॉरी। तो ये इसको मैं एमसीक्यू में फिर से आपको बता देता हूँ कि एन आइडियल फ्लो ऑफ एनी फ्लूइड मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग, इसमें कंटिन्यूटी इक्वेशन है तो हम कंटिन्यूटी इक्वेशन डालेंगे। अगर कंटिन्यूटी इक्वेशन भी हो बर्नौली इक्वेशन भी हो तो हम लिखेंगे बोथ में, ठीक है। तो यहाँ पे कंटिन्यूटी इक्वेशन है तो हमने यहाँ पे कंटिन्यूटी इक्वेशन खाली लिख दी है, ठीक है। अब हम आगे जाते हैं कि आगे क्या चीज़ है, ठीक है। आगे बेसिकली ये लिखा होगा एक्सप्लेनेशन में कि important point, continuity equation, the equation based on the principle of conservation of the mass is called the continuity equation. Thus for the fluid flowing through the pipe at all cross sections the quantity of the fluid per second is constant, ठीक है। उसका यही है Q is equals to AV वाला सीन है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आते हैं बर्नौली इक्वेशन की एक्सप्लेनेशन। देखिए बर्नौली इक्वेशन जो है बेसिकली उसके बारे में ये चीज़ बताई गई है कि बर्नौली इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ द एनर्जी पर यूनिट वेट इज गिवन बाय दिस, ये जो हम नॉर्मली पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, इसकी एग्जाम्पशन क्या है, एग्जाम्पशन मेड इन द डेरिवेशन ऑफ द बर्नौली इक्वेशन इज द पहला ये है कि द फ्लूइड इज आइडियल क्योंकि इसकी विस्कोसिटी जीरो है, ठीक है। फर्स्ट क्या एग्जाम्पशन है कि the fluid is ideal, which means कि viscosity is zero. The flow is steady, the flow is incompressible, the flow is irrotational, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है कि the fluid is non-viscous, the fluid is incompressible, the fluid is steady, the fluid is irrotational, ठीक है। अच्छा, ये याद रखें कि इसमें जो है ना ये हमने कभी पढ़ा नहीं था, लेकिन अभी यहाँ पे बड़ी अच्छी इसने बताया हुआ है कि जो पी डिवाइडेड बाई गेम उसको हम स्टैटिक हेड भी कहते हैं और जो वेलोसिटी डायनामिक हेड है उसको हम वेलोसिटी हेड भी कहते हैं, या वेलोसिटी हेड को हम डायनामिक हेड भी कहते हैं। ये अच्छा आइडिया एमसीक्यू में फिर से आपको पढ़ के सुना देता हूँ। एन आइडियल फ्लो ऑफ एनी फ्लूइड मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग, ये इसमें आंसर है इसका कंटिन्यूटी इक्वेशन। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू है द फ्लो इन अ पाइप और चैनल इज सेड टू बी यूनिफॉर्म व्हेन, इसका सिंपल बात है कि आप इसका जो वो है ना वो आप इसके साथ लोगे एरिया के साथ, ठीक है। तो द लिक्विड पार्टिकल्स, इसमें एमसीक्यू में जो पहला एमसीक्यू है वही आंसर है इसका कि द लिक्विड पार्टिकल्स एट ऑल सेक्शंस हैव द सेम वेलोसिटीज। आपको मैंने पहले भी ये कहा था कि यूनिफॉर्म की बात आएगी तो आप किसकी बात करोगे, आप बात करोगे बेसिकली वेलोसिटी की, ठीक है। और जब आपके पास स्टडी की बात आएगी तो आप बात करोगे रेट ऑफ फ्लो की, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म की बात हो रही है तो आप वेलोसिटी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर चेक करोगे, ठीक है। लिक्विड पार्टिकल्स एट ऑल सेक्शंस हैव द सेम वेलोसिटी, ठीक है। अब इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो यहाँ पे है, वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है कि a uniform flow is defined as the type of the flow in which, अच्छा इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ मैं, ठीक है। अच्छा, यूनिफॉर्म फ्लो इज डिफाइंड एज द टाइप ऑफ द फ्लो इन विच द वेलोसिटी at any given time does not change with respect to space,
ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म फ्लो कौन सी होती है? इज डिफाइंड एज द टाइप ऑफ द फ्लो इन विच द वेलोसिटी एट अ गिवन टाइम चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू स्पेस। वही बात जो मैंने आपको कही थी कि वेलोसिटी के साथ ताल्लुक है यूनिफॉर्म नॉन नॉन यूनिफॉर्म का। अच्छा, व्हेन द वेलोसिटी अनदर हाइड्रो डायनामिक पैरामीटर चेंजेस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर द फ्लो इज डिफाइंड एज नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है। अच्छा, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो क्या चीज़ है? कि व्हेन द फ्लूइड पार्टिकल्स चेंज विद रिस्पेक्ट टू स्पेस द टाइप ऑफ द फ्लो इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। अब बात आती है हमारी स्टडी फ्लो पे। स्टडी फ्लो कब होती है? स्टडी फ्लो तब होती है जब व्हेन द फ्लूइड पार्टिकल्स डोंट चेंज। अच्छा, व्हेन, अच्छा क्या है? व्हेन फ्लूइड पार्टिकल्स डोंट चेंज विद रिस्पेक्ट देन, अच्छा, when the fluid particle properties, sorry, when the fluid properties don't change with respect to time, then the flow is known as steady flow, sorry. When the fluid properties changes with respect to time, then the flow is called unsteady flow. Rotational flow है when the fluid particles rotate about their center of the mass, then the flow is known as rotational flow. ठीक है। अब हम आगे जाते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है बेसिकली ये सरफेस टेंशन के बारे में। ठीक है कि सरफेस टेंशन क्या चीज़ है। ठीक है। इसका आंसर है कि सरफेस टेंशन एक्ट्स इन द प्लेन ऑफ द इंटरफेस नॉर्मल टू एनी लाइन इन द सरफेस। ठीक है। फिर से मैं बता देता हूँ कि सरफेस टेंशन क्या चीज़ है। सरफेस टेंशन एक्ट्स इन द प्लेन ऑफ द इंटरफेस नॉर्मल टू एनी लाइन इन द सरफेस। ठीक है। surface tension acts in the plane of the interface normal to any line in the surface। ठीक है। surface tension acts in the plane surface इसका क्या है कि surface tension acts in the plane of the interface normal to any line in the surface। ठीक है। अब इसकी जो explanation है वो ये है कि surface tension it is the property of the liquid by virtue of which the free surface of the liquid at rest acting like a stretched member trying to contract to reduce its surface area। Surface tension is a force per unit length imaginary और surface एनर्जी पर यूनिट एरिया। ठीक है। ये दोनों हो सकता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ भी हो सकता है और सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया भी हो सकता है। ठीक है। एनर्जी पर यूनिट एरिया भी हो सकता है। एक्टिंग इन द प्लेन ऑफ द इंटरफेस बिटवीन लिक्विड एंड द बाउंड्री सरफेस। सरफेस टेंशन इज मेजर्ड इन एसआई यूनिट्स एन per meter, it is the extra energy that the molecules at the interface have as compared to the interior. The surface tension is the force acting perpendicular on the unit length of the imaginary line drawn on the surface of the liquid, and it can be expressed by the formula T is equals to F by L, where T is equals to surface area, F is equals to force acting on the surface, cohesive force। ठीक है। और ये चीज़ है बेसिकली। ठीक है। अब हम आगे जाते हैं आगे क्या चीज़ है। एमसीक्यू पे से एक बार लास्ट पर पढ़ लेते हैं कि सरफेस टेंशन एक्ट्स इन द प्लेन ऑफ द इंटरफेस नॉर्मल टू एनी लाइन इन द सरफेस। ठीक है। अब ये है कि आगे हमारे पास ये आता है कि सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक है। इसका आंसर है बेसिकली डी। द डायमीटर ऑफ द इक्विवेलेंट पाइप इज इक्वल टू दैट ऑफ अ कंपाउंड पाइप। ठीक है। ये इसका रॉन्ग स्टेटमेंट है। राइट स्टेटमेंट कौन से एन इक्विवेलेंट पाइप इज ट्रीटेड एज an ordinary pipe for all the calculations। The length of an equivalent pipe is equal to that of a compound pipe। बिल्कुल सही। The discharge through an equivalent pipe is equal to that of a compound pipe। ये सारे ठीक है। गलत कौन सा? The diameter of the equivalent pipe is equal to that of a compound pipe। ये गलत है क्योंकि इक्विवेलेंट पाइप मैंने आपको बताया था कि इस तरह समझो जैसे एक मॉडल और एक प्रोटोकॉल होता है, नहीं प्रोटोटाइप होता है। उसी तरीके से हम ये करते हैं कि ये जो है ना बेसिकली, तो इसमें ये लिखे कि द डायमीटर ऑफ द, ये ज़रूरी नहीं है क्योंकि इसमें देखो ना, अगर एक चीज़ आप कम कर रहे हो तो दूसरी आप ज़्यादा कर लो, उसमें आप इक्विवेलेंट पाइप बना सकते हो। ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो राइट स्टेटमेंट्स है वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि एन इक्विवेलेंट पाइप इज ट्रीटेड एज एन ऑर्डिनरी पाइप फॉर ऑल कैलकुलेशंस। ये मतलब वही का वही चीज़ होता है। द लेंथ ऑफ एन इक्विवेलेंट पाइप इज इक्वल टू दैट ऑफ अ कंपाउंड पाइप। ठीक है। ये भी हो सकता है, मतलब सेम हो सकता है। द डिस्चार्ज थ्रू एन इक्विवेलेंट पाइप इज इक्वल टू दैट ऑफ अ कंपाउंड, ये भी हो सकता है। द डायमीटर ऑफ एन इक्विवेलेंट पाइप इज इक्वल टू दैट ऑफ अ कंपाउंड में, ये गलत है डी। अब इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है कि द इक्विवेलेंट, अच्छा इसमें यहाँ पे अच्छी एक्सप्लेनेशन लिखी होगी। ठीक है। ये क्या लेगा एक्सप्लेनेशन? द इक्विवेलेंट लेंथ मेथड एल बाई डी रेशियो अलाउज द डिस्क्राइबिंग
The pressure drop through the pipe due to the friction loss corresponding to the flow rate. This is if in two pipe if in the two pipe of a system having the same flow rate and same friction loss, then this system of the pipe is said to be equivalent. क्या लिखा हुआ है, याद रखो इसको, ये बड़ा अच्छा है, ठीक है. If in the two pipe of a system having same flow rate and same friction loss, then this system of the pipe is said to be equivalent. Or an equivalent pipe is defined as the pipe of a uniform diameter. समझ आई, ठीक है, यूनिफॉर्म डायमीटर होता है, ठीक है, having loss of head and discharge equal to the loss of head and discharge of a compound pipe consisting of several pipes of different lengths and diameters. ठीक है, तो इसमें मैं फिर से आपको ये पढ़ के सुना देता हूँ कि एमसीक्यू क्या था कि सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट. सो द डायमीटर ऑफ द इक्विवेलेंट पाइप इज इक्वल टू दैट ऑफ अ कंपाउंड पाइप. ठीक है, ये हमारा हो गया रॉन्ग. इसको रॉन्ग इस जो एक्सप्लेनेशन की उसमें बताया हुआ है कि और an equivalent pipe is defined as the pipe of the uniform diameter having loss of head. ठीक है, तो ये है बस सिंपल बात एग्जाम बेटा के मुताबिक लिखना है. तो सेलेक्ट लॉन्ग स्टेटमेंट में क्या लिखोगे आप, द डायमीटर ऑफ एन इक्विवेलेंट पाइप इज इक्वल टू दैट ऑफ अ कंपाउंड पाइप. ये गलत है, ठीक है. इसको मैंने बेसिकली सर्च किया तो उसमें भी यही लिखा हुआ है कि द इक्विवेलेंट पाइप इज द पाइप हैविंग अ यूनिफॉर्म लेंथ एंड डिस्चार्ज इक्वल टू द कंपाउंड पाइप. ठीक है, एंड इक्विवेलेंट पाइप इज अ पाइप यूज्ड टू रिप्लेस वन और मोर पाइप्स ऑफ डिफरेंट डायमीटर विच आर इधर इन सीरीज और पैरेलल. ठीक है, लेकिन इसमें आप याद रखना कि एग्जाम डेटा में यही लिखा हुआ है कि सेलेक्ट रॉन्ग स्टेटमेंट. तो आप रॉन्ग स्टेटमेंट लिखोगे तो आप इसमें यही लिखोगे कि द डायमीटर ऑफ एन इक्विवेलेंट पाइप इज इक्वल टू दैट ऑफ अ कंपाउंड पाइप. ये गलत है क्योंकि इसमें जो है ना बेसिकली आपको आंसर मिल गया है क्योंकि आपके डिफरेंट डायमीटर्स होते हैं पाइप के. आप किस तरह कंपाउंड पाइप है तो मतलब यही है कि जब आप डिफरेंट टाइप ऑफ पाइप्स यूज़ करें और उसमें ना आप डिस्चार्ज और वो जो एक और क्या थी लॉस ऑफ हेड, ठीक है, इन दोनों को सेम रख के आप इस तरह डिज़ाइन करें कि दोनों की लॉस ऑफ हेड और डिस्चार्ज सेम हो लेकिन उनकी डायमीटर्स डिफरेंट हो. तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो द डायमीटर ऑफ द इक्विवेलेंट पाइप इज इक्वल टू दैट ऑफ कंपाउंड पाइप. तो उसका मकसद ही खत्म हो गया कंपाउंड पाइप का, इक्विवेलेंट पाइप का, सॉरी इक्विवेलेंट पाइप का. तो इसलिए हम कहते हैं कि द डायमीटर ऑफ एन इक्विवेलेंट पाइप इज इक्वल टू दैट ऑफ अ कंपाउंड पाइप. ये गलत है. और इसमें सही कौन से हैं, एन इक्विवेलेंट पाइप इज ट्रीटेड एज एन ऑर्डिनरी पाइप फॉर ऑल द कैलकुलेशन. द लेंथ ऑफ एन इक्विवेलेंट पाइप इज इक्वल टू दैट ऑफ अ कंपाउंड पाइप. ठीक है, अच्छा लेंथ इक्वल हो सकता है इसमें ये चीज़ क्योंकि द लेंथ ऑफ एन इक्विवेलेंट पाइप is equal to that of a compound pipe. ये हो सकता है. डिस्चार्ज थ्रू द इक्विवेलेंट पाइप इज इक्वल टू दैट. ये तो लाजमी होना चाहिए. डिस्चार्ज और लॉस ऑफ हेड की सबसे ज़्यादा हमने बात की हुई है. अच्छा हम आगे जाते हैं. आगे क्या लिखा हुआ है, बेसिकली अल्कोहल की बात की गई है कि अल्कोहल इज यूज्ड इन मैनोमीटर्स बिकॉज इट हैज़ इट कैन प्रोवाइड लॉन्गर कॉलम ड्यू टू द लो डेंसिटी. ठीक है, अब इसमें इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो ये कि सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट एंड डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ द मैनोमीटर लिक्विड्स आर हाई केमिकल स्टेबिलिटी, लो विस्कोसिटी, लो कैपिलरी कांस्टेंट, लो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, लो वॉलेटिलिटी, लो वेपर प्रेशर. अच्छा लो वेपर प्रेशर बिल्कुल होना चाहिए लेकिन यहाँ पे जो आंसर है वो ये है कि आपके पास लो लो वेपर प्रेशर भी है आपके पास ऑप्शन में. लेकिन आप यहाँ पे लिखोगे अगर आपके पास ये ऑप्शन आ गया कि जो है ना तो आप लिखोगे इट कैन प्रोवाइड अ लॉन्गर कॉलम ड्यू टू द लो डेंसिटी. ठीक है, इसका आंसर आप क्या लिखोगे, अल्कोहल इज यूज्ड इन मैनोमीटर बिकॉज इट कैन प्रोवाइड longer column due to low density. Alcohol is used in manometer because it can provide longer column due to the low density. ठीक है, ठीक है. commonly used manometer liquids are mercury, water or alcohol. Water and alcohol are used for measure low pressures while mercury is used for higher pressures. ठीक है, वैसे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में यहाँ
फिर से एमसीक्यू मैं बता देता हूँ आपको। अल्कोहल इज यूज्ड इन मैनोमीटर बिकॉज इट कैन प्रोवाइड लॉन्गर कॉलम ड्यू टू अ लो डेंसिटी। नीचे आते हैं, द डिस्चार्ज थ्रू अ होली round ठीक है, the discharge through a wholly round orifice is given by where h is equals to the height of the upstream above the top of this orifice, h2 is the height of the water on the downstream, और ठीक है, at the bottom of the orifice, and h is the difference between the two water levels। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है सी, जो कि है हमारा q is equals to सी डी एच टू माइनस एच वन। ठीक है, द डिस्चार्ज थ्रू अ होली राउंड ऑरिफिस इज गिवन बाय H2 माइनस H1। इसमें जो हो रहा है वो हमारा इसका फुली राउंड ऑरिफिस का फार्मूला है Q का। ठीक है, यहाँ पे इसका आंसर भी आया हुआ है कि जो है ना बेसिकली इसमें जो H1 है वो हाइट ऑफ द वाटर अबव द टॉप ऑफ द ऑरिफिस है, हाइट ऑफ द वाटर अबव द बॉटम ऑफ द ऑरिफिस भी आया हुआ है। अब ये आप याद रखें कि ये अब नॉच तो नहीं है ना, जिसको हम ऊपर उसको इग्नोर कर देते थे, ये ऑरिफिस है तो हम इसका सब कुछ ले रहे हैं। ठीक है, और इसमें जो पूरी डेरिवेशन है, लेकिन आई थिंक दैट यू शुड नॉट बी लुकिंग एट दिस वन। ठीक है, और जो है ना हाइट ऑफ द वाटर अबव द सेंटर ऑफ द ऑरिफिस ऑफ अपस्ट्रीम, ये बताया गया है सब कुछ। तो यू शुड बी इग्नोरिंग दिस, यू शुड बी गोइंग ऑन टू द आंसर थिंग कि द डिस्चार्ज थ्रू होली राउंड सरफेस इज गिवन बाय, इसका आंसर जो है वो एच टू माइनस एच वन में आप चेक करोगे कि कौन सा है, तो फिर वही डालोगे जो कि है सी, क्यू इज इक्वल्स टू सी डी इंटू बी ब्रैकेट्स एच टू माइनस एच वन क्लोज इंटू अंडर रूट टू जी एच। ठीक है, दूसरा आगे क्वेश्चन ये कि इफ नो रेजिस्टेंस इज encountered by displacement, such such a substance is known as, if no resistance is encountered by a displacement, such a substance is known as, इसका आंसर है डी, आइडियल फ्लूइड। ठीक है, if no resistance is encountered by displacement, such a substance is known as ideal fluid। ठीक है, if no resistance is encountered by displacement, such a substance is known as ideal fluid। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन ये है कि a fluid is a gas or a liquid that, unlike a solid, flows to assume the shape of a container in which it is placed। ठीक है, ideal fluids that don't have viscosity and are incompressible are termed as the ideal fluid। Such fluid don't offer shear resistance, this is no resistance is encountered as the fluid moves। समझ आई? यहाँ पे शेयर रेजिस्टेंस, सॉरी शेयर स्ट्रेस की बात की गई है, शेयर रेजिस्टेंस की बात की गई है कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि थोड़ा सा भी आप शेयर फोर्स दोगे तो एक जो लिक्विड होता है वो मूव करता है। ठीक है, तो बेसिकली इट इज़ नीडेड। ठीक है, तो ये क्या लिखा है कि डोंट ऑफर शेयर रेजिस्टेंस, फ्लूइड और डोंट ऑफर शेयर रेजिस्टेंस, नो रेजिस्टेंस इज encountered as the fluid moves। ठीक है, so if no resistance is encountered by displacement, such a subject is known as ideal fluid। ठीक है, अच्छा रियल फ्लूइड कौन सी है? रियल फ्लूइड्स which do possess a viscosity are termed as the real fluids। these fluids always offer a shear resistance, certain amounts of the resistance is always offered by these fluids as they move। अच्छा, जो आपके बाकी जो रियल फ्लूइड्स होते हैं वो ऑफर रेजिस्टेंस करते हैं फ्लो को, शेयर रेजिस्टेंस को। ठीक है, लेकिन बाकी जो दूसरे हैं वो नहीं करते। ठीक है, अब हम आगे जाते हैं। द काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज, ठीक है, इसका आंसर क्या है कि द काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज द रेशियो, काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या चीज़ थी? वो थी, इट इज़ द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट विस्कोसिटी टू द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। आपको पहले भी कहा था कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या चीज़ है? इट इज़ द रेशियो बिटवीन एब्सोल्यूट विस्कोसिटी टू द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। ठीक है, और इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो यहाँ पे है, यूनिट्स ऑफ द डायनेमिक विस्कोसिटी क्या चीज़ है? शेयर स्ट्रेस डिवाइडेड बाय,
ठीक है, जो भी है यहाँ पे, ठीक है। यूनिट ऑफ द डायनामिक विस्कोसिटी इज एन एस पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और द यूनिट ऑफ द डायनामिक विस्कोसिटी इन ऐसा यूनिट इज एन एस पर मीटर स्क्वायर और पास्कल सेकंड, ठीक है। द यूनिट ऑफ द फोर्स इन द सी जी एस सिस्टम इज डाइन, ठीक है। एंड द यूनिट ऑफ लेंथ इज यूनिट ऑफ, अच्छा ठीक है, ये हो गया, ठीक है। द यूनिट ऑफ द डायनामिक विस्कोसिटी इन सी जी एस सिस्टम इज पोज, ठीक है। ये डाइन में भी शो हो सकता है, ठीक है। अच्छा ये हो गया। फिर उसके बाद ये है कि चूज़ द करेक्ट रिलेशनशिप, ठीक है। इसमें जो है ना, जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो है चूज़ द करेक्ट रिलेशनशिप, वो है कि आपका कौन सा, इसका आंसर है बी, कि डायनामिक विस्कोसिटी इज इक्वल्स टू काइनेमेटिक विस्कोसिटी इनटू डेंसिटी, ठीक है। आपको पता है कि जब आप डायनामिक विस्कोसिटी जो है वो डिवाइड करते हो डेंसिटी के साथ, तो आपको काइनेमेटिक विस्कोसिटी मिल जाती है। तो वही रिलेशनशिप उसने थोड़ा डिफरेंट तरीके से बताया हुआ है कि डायनामिक विस्कोसिटी इज इक्वल्स टू काइनेमेटिक विस्कोसिटी इनटू डेंसिटी। जब आप डेंसिटी को डिवाइड करते हैं ऑन बोथ साइड्स, तो यू विल गेट डायनामिक विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी इनटू, नहीं सॉरी, डायनामिक विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी इज इक्वल्स टू काइनेमेटिक विस्कोसिटी, ये सही आंसर है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे इस एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा है, डायनामिक विस्कोसिटी इज द फोर्स नीडेड बाय अ फ्लूइड टू ओवरकम इट्स ओन इंटरनल मॉलिक्यूलर फ्रिक्शन, डायनामिक विस्कोसिटी, ठीक है, सो दैट द फ्लूइड विल मूव, ठीक है। डायनामिक विस्कोसिटी इज द फोर्स नीडेड बाय द फ्लूइड टू ओवरकम इट्स ओन इंटरनल मॉलिक्यूलर फ्रिक्शन, जो कि कोलिजन होता है, so that the fluid will move. What is meant by the dynamic viscosity? The dynamic viscosity of fluid is the measure of its resistance to flow when an external force is applied. ठीक है। Kinematic viscosity क्या चीज़ है? Kinematic viscosity is the ratio of the absolute dynamic viscosity, absolute और dynamic viscosity to density, ठीक है। A quantity in which no force is involved, ठीक है। डायनेमिक में आपका बेसिकली होता है, इसमें नहीं है, ठीक है। और काइनेमेटिक विस्कोसिटी कैन बी ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग द एब्सोल्यूट विस्कोसिटी ऑफ अ फ्लूइड विद अ फ्लूइड मास डेंसिटी लाइक, अच्छा वी आपको काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज इक्वल्स टू डायनेमिक विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय रो, तो आपके पास काइनेमेटिक विस्कोसिटी आ जाएगी। अच्छा इसकी जो बेसिकली रिप्रेजेंटेशन किस तरह होती है, इसकी रिप्रेजेंटेशन है v के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी को, न्यू के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है डायनेमिक विस्कोसिटी को, ठीक है। अच्छा आगे हम जाते हैं, आगे क्या चीज़ है, आगे बेसिकली लिखा हुआ है कि द विस्कोसिटी ऑफ वाटर, अच्छा ये हमें एग्जाम्पल के मुताबिक करना है, तो ये हमने गलत किया है, जो कि आपके नोट्स में होता है तो वही सही होगा, नोट्स में या इधर, तो आप मतलब कि जो एमसीक्यूज में है, ठीक है। तो आप द विस्कोसिटी ऑफ द वाटर इज हायर लिखोगे, ठीक है। द विस्कोसिटी मैं खुद कहता हूँ कि गलत है, लेकिन फिर भी आप इधर ये लिखोगे, ठीक है। बचा क्या अभी पता चले कि शायद यहाँ पे आपको आंसर मिल जाए, ठीक है। द विस्कोसिटी ऑफ द वाटर इज हायर देन दैट ऑफ मर्करी, viscosity is due to the cohesion force in case of the water, cohesive force is less than mercury, hence viscosity of the water is less than the mercury। हर जगह पे यही लिखा, लेकिन you should be writing that the viscosity of the water is more than the viscosity of mercury, ठीक है। surface energy per unit length of a surface is numerical surface energy per unit area length is equals to the surface tension, इसका आंसर है, ठीक है। आपको मैंने बताया था ना कि सरफेस टेंशन जो है ना बेसिकली आप डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सरफेस टेंशन मैंने आपको बताया था कि उसको आप फोर्स पर यूनिट एरिया, सॉरी, फोर्स पर यूनिट लेंथ भी ले सकते हो, और सरफेस टेंशन को आप एनर्जी पर
एनर्जी पर यूनिट एरिया भी ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली पर यूनिट एरिया लिया हुआ है, तो इसलिए थोड़ा सा चेंज करके लिखा हुआ है। तो अब ये क्या लिखा हुआ है बेसिकली कि सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया ऑफ अ सब्सटेंस इज न्यूमेरिकल इक्वल टू, ठीक है, ये क्या लिखा है, सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू सरफेस टेंशन, इसका आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसका ये सारी कुछ कैलकुलेशंस है, वो बाद में आप देख सकते हैं, लेकिन उसकी जो मेन चीज़ है वो ये है कि 10 surface tension is equal to the mechanical work done per unit surface area of the liquid, which is also called the surface energy। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट में जाते हैं, द स्पेसिफिक वेट ऑफ सी वाटर इज, इसका आंसर है मोर देन दैट ऑफ द प्योर वाटर। इससे आप इसे नज़र लगाओ कि सी वाटर में आपका सॉल्ट होता है, ठीक है, तो आप कहोगे कि यार स्पेसिफिक वेट ऑफ द सी वाटर इज मोर देन दैट ऑफ द प्योर वाटर। इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, द डेंसिटी ऑफ द प्योर वाटर इज 1000 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, ओशन वाटर इज डेंसर बिकॉज ऑफ द सॉल्ट इन इट, वही बात, द डेंसर और the density of the ocean water at the sea surface is about 1027 kg per meter cube. Sea water contains a lot of salts, all the carbonates and bicarbonates, chlorides, and some phosphates of potassium and sodium are in there. This causes the increase of the density of the water। ठीक है, नीचे जाते हैं हम, फिर से मैं क्वेश्चन आपको बता देता हूँ दो तीन, ताकि आपको पके हो जाए, हमने थोड़े से तेज़ी के साथ गुजारे हैं। पहले तो ये है कि द विस्कोसिटी ऑफ द वाटर, ये आप इग्नोर करोगे, फिर से मैं बता रहा हूँ आपको, द विस्कोसिटी ऑफ द वाटर इज़ हायर देन दैट ऑफ द मर्क्यूरी, जो मैं बता रहा हूँ वही याद करना है। ठीक है, उसके बाद दूसरा ये चीज़ है कि सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया ऑफ सरफेस इज, surface energy per unit area of a surface is numerically equal to the surface tension, इसका आंसर है। the specific weight of the sea water is higher than that of the pure water, हो गया इसका आंसर, higher हो गया, ठीक है, more than। ठीक है, which of the following instrument is used to measure flow on the application of the Bernoulli's theorem। ठीक है, which of the following instrument is used to measure the flow on the applications of Bernoulli's theorem। ठीक है, इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। इसमें विचोमीटर भी आता है आपको, स्पेड भी आ रहा है, नोजल भी आ रहा है। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर द फ्लो ऑन द एप्लीकेशंस ऑफ द Bernoulli's इक्वेशन or theorem। ठीक है, which of the following instruments is used, which of the following instruments is used to measure flow on the applications of Bernoulli's theorem। ए विचोमीटर भी सही है, बी और फिर प्लेट भी सही है, सी नोजल भी सही है, इसका ऑल ऑफ दीज है। which of the following instrument is used to measure the flow on the application of the Bernoulli's theorem। इसमें ए भी सही विचोमीटर, बी भी सही और फिर प्लेट, और सी भी सही है नोजल पे, ऑल ऑफ द अबव है। ठीक है, when a cylindrical vessel of the radius r containing liquid is revolved about its vertical axis w radians per second, the depth of the parabola which the liquid assumes is, इसका आंसर है बी, डब्ल्यू स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि when a cylindrical vessel of the radius r containing the liquid is revolved about its vertical axis w radians per second, then the depth of the parabola which the liquid assumes is w square r square divided by 2g। ठीक है, w square r square divided by 2g। when a cylindrical vessel of the radius r containing the liquid is revolved, ठीक है, and about the vertical axis on the w radians per second, then the depth of the parabola which the liquid assumes is w square r square divided by 2g, आंसर है इसका। आगे जाते हैं हम लोग, इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे राइट भी हुई गई है।
You can see for the derivation, but I don't think so that you should be needing it. Needing this, you just need to rata it. W square r square divided by 2g. ठीक है, इसका क्या है कि when a cylindrical vessel of the radius r containing liquid is revolved towards about its vertical axis w radians per second, then the depth of the parabola which the liquid assumes is w square r square divided by 2g. अब हम आते हैं क्वेश्चन 199 पे. The depth of the center of the pressure of the vertical rectangular gate 8 meter wide and 6 meter high when the water surface coincides with the top of the gate is. ठीक है, इसका आंसर है. ठीक है, the depth of the center of the pressure on the vertical rectangular gate 8 meter wide and 6 meter high when the water surface coincides with the top of the gate is. इसको आप किस तरह लिखोगे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि रेक्टेंगुलर है तो वो टू h/3 होगा. ठीक है, जब हम ये वैल्यूज डालेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा b 3 मीटर.